नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कैरियर विद राजरतन में। मैं अनुज और आज फिर एक बार आपके सामने हूं एक नई वीडियो के साथ। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें भी हमने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है कि केमिस्ट्री क्यों जरूरी है, कहाँ कहाँ हमें इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा रहा है। अब बात करेंगे हम लॉज की। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज की हम बात करेंगे, कितने लॉ हैं और क्या उनके यूजेस हैं, कहाँ किस तरह से उन्हें यूज करना है, इनके बारे में। जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वाला लॉ, ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। सेकंड वाला लॉ भी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, यानी ये दो लॉ हमने क्लास 9th में पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर से हमें पढ़ने होंगे, समझने होंगे, और हम ये बिल्कुल समझेंगे। उसे समझने से पहले आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग सभी सही हैं, स्वस्थ हैं और बढ़िया आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा ही है? ज़रा आप मुझे बताइए, क्या ऐसा ही है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और स्वस्थ हैं? स्वस्थ नहीं है तो अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए। पढ़ना और उसके साथ साथ मेहनत करना ऑन आवर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं अपने दोनों लॉ। टोटल 5 लॉ हैं, पहले इन दोनों लॉ की बात करेंगे जो क्लास 9th में भी थे। पहले इन्हें खत्म करते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या स्टेटमेंट है इसकी? The law was established by Anthony Lavoisier, very famous scientist, chemist। और लॉ क्या कहता है? In all physical and chemical changes, total mass of the reactant is equal to the mass of product। यानी रिएक्शन में कभी भी मास कम नहीं होता है, रिएक्शन के दौरान या उसके बाद। क्या मतलब है इस बात का? समझिए कि अगर हमारे पास आर कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट समझते हैं ना, जो रिएक्ट कर रहा है, जो हम कोलाइड कराएंगे, जिनके पार्टिकल्स मिक्स करने पे कोई रिएक्शन होगी, उन्हें हम बोल रहे हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जब मिक्स करते हैं यानी रिएक्शन शुरू होता है तो बनता है प्रोडक्ट। मान लीजिए हमने x ग्राम रिएक्टेंट लिया और रिएक्शन खत्म हो गई तो x ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा। x ग्राम क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। यानी रिएक्शन के दौरान कोई भी वेस्टेज हमें यहां नहीं मिलता, पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसके लिए एक एग्जांपल भी लेंगे। यहां पे हमने रिएक्शन पढ़ी है, तो थोड़ा सा मैं साफ बना दूं इसे। H2 प्लस O2 क्या बनाता है बच्चों? H2O बनाता है, पानी बनाता है। बनाता है कि नहीं? बिल्कुल बनाता है। इस रिएक्शन को सबसे पहले 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। तो बैलेंस करेंगे। यहां हाइड्रोजन कितने? 2, यहां 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहां 1, वहां 2, तो हम कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और यहां भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। ये गैसेस स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में है, और ये बन गया लिक्विड स्टेट। मास कैलकुलेट करते हैं। अब आपको पता है, क्या पता है कि ये तो हो गए रिएक्टेंट, ये तो हो गए हमारे रिएक्टेंट, और यहां ये क्या है हमारा
प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो इनके मास कैलकुलेट करें, कौन सा कलर अच्छा रहेगा, ये वाला। मास कैलकुलेट करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं 2 है ना, और एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा 2। या सिंपल ऐसे कह देता हूं मैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया होगा आपके लिए। यहां हाइड्रोजन है 4 है, 4 ले लिए, और एक का एटॉमिक मास तो है 1 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, और एक का मास क्या होता है बेटा, क्या होता है याद कर रखे हैं कि नहीं, ज्यादा जोर से हो गया क्या, कोई बात नहीं, मैं प्यार से डांटता हूं। तो याद कर रखे हैं, नहीं कर रखे तो याद कर लो बेटा, 11th क्लास है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या होगा 16, आई होप सभी ने याद कर रखे होंगे, अभी आप छोटे नहीं हो, समझते हो अच्छा बुरा अपना। तो ये हो गया 4 प्लस 32, टोटल कितना आ गया 36 ग्राम कह लीजिए, अगर हम मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं, 1 मोलर मास ले रहे हैं, तो ये हो गया 36 ग्राम। और यहां अगर मैं बात करूंगा तो पानी के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 16, और बाहर क्या है हमारे साथ 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 18 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों, सही है ना रहा है, तो ये हो गया 36 ग्राम। तो अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास बराबर आ रहा है क्या 36 ग्राम, 36 ग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेटिस्फाइड। समझ आ गया। तो पहला लॉ यही है, क्या है भाई, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, ऑलराइट, क्लियर है, ओके गुड। चलिए बात करते हैं अब सेकेंड लॉ की, ये भी हमने पढ़ा हुआ है अपने 9th क्लास में, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। बेटा क्या होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कोई समझाएगा, कोई समझाएगा, चलिए हम समझाएंगे, कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया है, बहुत अच्छे, राइट राइट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या है, ए प्योर केमिकल कंपाउंड always consists of same element combined together in a fixed proportion by weight, fixed proportion by weight। क्या मतलब है इस बात का, समझते हैं बेटा। ये पहला लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कलर ले लेते हैं कुछ, भद्दा सा नहीं है, अच्छे कलर, कलर हमेशा अच्छे होते हैं, अपनी जिंदगी में कलर भरिए जैसा आप चाहें, है ना, लेकिन कलर जरूर भरिए, रंग जरूर होने चाहिए लाइफ में। तो बात करते हैं सेकंड लॉ की, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी इसे हम बोलते हैं। ये क्या कहता है, अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, समझी नहीं है, पढ़ी है बस, प्योर केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट्स जो होंगे उसमें जो बने हुए हैं वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे बाय वेट बाय मास, ये कह रहा है। अब इसे दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, दो एलिमेंट कंबाइन किए, दो एलिमेंट कंबाइन किए तो वो एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। जो कंपाउंड होगा वो फिक्स्ड मास से बना होगा, ऑलवेज प्रोपोर्शन बाय मास, फिक्स्ड मास मतलब प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। क्या मतलब इस बात का, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस बात को, एक
एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं बच्चों। समझना है, पूरा खेल समझने का है। समझ में आ गया टॉपिक कम क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में नहीं आया, रट लिया, आज याद रहेगा कल भूल जाओगे, है ना। आज याद रहेगा कल भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे। मैं भी भूल जाता हूं भाई, और मुझसे ज्यादा भुलक्कड़ इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझसे ज्यादा भुलक्कड़ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, बहुत भुलक्कड़ हूं। लेकिन अगर मैं समझ गया या आप लोग समझ गए तो फिर वो चीज भूलते ही नहीं है ना, फिर वो चीज नहीं भूलते। गजनी की जैसे स्टोरी तुम्हें सभी को याद है, मुझे भी याद है, क्योंकि वो समझ में आ गई हमें। ये भी समझ में आना चाहिए, कभी गजनी की कहानी याद करने लग जाओ। ओके ऑलराइट, अब एग्जांपल लेते हैं पानी का। वही अभी हमने बना के देखा था ना, केमिकल रिएक्शन की थी पानी और सॉरी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की। वही यहां हमने देखा कि पानी बना। अब पानी का कोई भी सोर्स ले लीजिए आप। सोर्स ऑफ वाटर क्या है भाई? सीवेज वाटर है। अरे पहला ही सर सीवेज ले लिया, पहला तो अच्छा ले लेते। चलो रेन वाटर दूसरा ले लेते हैं। तीसरा टैप वाटर ले लेते हैं। और क्या ले लें? और भी आप जो भी आप पानी ले सकते हैं, टैप वाटर हो गया, पॉन्ड वाटर हो गया, वॉट एवर हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया। अब इन सब में पानी जो है वो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या होगा? हाइड्रोजन का मास कितना होगा भैया? 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। सही है, 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ, H2। तो H का क्या होगा? 2, ऑक्सीजन का क्या होगा? 1। तो ये रेशियो कितना आया? वन रेशियो। अब आप सीवेज वाटर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीवेज वाटर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आप टैप वाटर ले लीजिए, रेन वाटर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी में जो रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा? क्या होगा? 1:8। यानी 1 ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए अगर हमें पानी बनाना है। तो कितना पानी बनेगा बेटा? कितना पानी बनेगा? 9 ग्राम पानी बनेगा। कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे ये। कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेगा, अगर कोई ज्यादा बचा रह गया तो जो कम अमाउंट में होता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएक्शन को लिमिट में कर दे उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? तो समझ में आया क्या है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस? ए कंपाउंड फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स always combine in fixed ratio by mass, no matter whether what is the source of that compound। कोई मतलब नहीं, आप चांद पे जाके बना लीजिए पानी, चांद पे जाके पानी बना लीजिए, रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, तो भी वहां फॉर्मूला यही आएगा H2O। और रेशियो क्या होगा? 1:8 होगा, 1:8 होगा। क्लियर? क्लियर बेटा? समझ आ गया? चलिए सही है, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं थर्ड लॉ। ये रफ कर देता हूं बाकी। बेटा थर्ड लॉ क्या है बच्चा लोग? थर्ड लॉ बताइए। ये रहा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है ये लॉ? इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स,
two elements combine to form two or more compound, the weight of one element which combines with fixed weight of other in these compounds bears simple whole number ratio by weight. समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सा लग रहा है ना डेफिनेशन में. अब मैं इसे आराम से हिंदी में समझाता हूं. मान लीजिए बच्चा लोग, मेरे पास H2O है और हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2. अब यहां क्या कॉमन है दोनों कंपाउंड्स में? जी एग्जांपल, अब मैं जो थर्ड लॉ है इसे समझा रहा हूं. मैंने कहा मेरे पास दो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं. दो एलिमेंट है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब दो एलिमेंट ही क्यों लिए मैंने? जरा डेफिनेशन में वापस जाओ. इफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट लेने हैं मैंने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिए, फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं इसलिए मैंने अब दो कंपाउंड भी ले लिए. इन दोनों ने मिलके एक कंपाउंड बनाया H2O वाटर, और दूसरा कंपाउंड बनाया H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड. ठीक है. अब क्या कह रहा है वो आगे? द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद फिक्स्ड वेट ऑफ अदर इन दीज कंपाउंड बियर्स सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वेट. क्या मतलब इस बात का? कि अगर इनमें से किसी एक के वेट को फिक्स कर दिया जाए, किसी एक एलिमेंट के वेट को मैं फिक्स कर दूं, सपोज मैंने हाइड्रोजन का वेट कह दिया फिक्स, मैंने कहा हाइड्रोजन का वेट फिक्स है, क्या चेक कर लें? यहां भी दो हाइड्रोजन है और यहां भी दो हाइड्रोजन है, तो इसके तो ऑलरेडी वेट फिक्स है, ऑलरेडी वेट फिक्स है, सही है ना? तो 2 ग्राम यहां है, 2 ग्राम यहां है. तो जो अदर है अनफिक्स्ड वाला, ये ऑक्सीजन, इसका जो रेशियो होगा मासेस का, मास का, वो कैसा होगा बेटा? सिंपल एंड फिक्स. सिंपल एंड फिक्स एंड होल नंबर रेशियो. चेक कर लो भाई, समझ में आई डेफिनेशन क्या है? दो एलिमेंट अगर कंबाइन कर रहे हैं और वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो यदि एक के मास को हम फिक्स कर ले, एक के मास को हम फिक्स कर लें, तो जो दूसरा एलिमेंट है उसके मासेस का रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर होगा. सिंपल होल नंबर होगा. चेक कर लीजिए जरा, ऑक्सीजन का H2O2 में क्या होगा? मास 16 होगा, और H2O2 में, सॉरी H2O में 16 और H2O2 में कितना होगा? इसमें यहां ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो फिक्स हमने कर दिया, ये तो फिक्स है. अनफिक्स्ड ऑक्सीजन तो यहां कितना है इसका? 16, और यहां कितना है इसका? O2 है यानी 32. तो रेशियो क्या आया? 1:2. सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है. होल नंबर है, होल नंबर है. क्लियर एवरीवन? ये बात क्लियर है? बहुत अच्छी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बात सुना गई बेटा? यही है लॉ. एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, और वो एग्जांपल मैं आपको एज होमवर्क दूंगा. होमवर्क भी करना जरूरी है, होमवर्क भी करना जरूरी है, होमवर्क भी करना जरूरी है. नहीं है? नहीं है क्या? बिल्कुल जरूरी है. एक और एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, कार्बन या ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड ले लीजिए, NO2. नाइट्रोजन यहां फिक्स है, एक एक एलिमेंट है, तो मास इसका फिक्स हो गया.
अब यहां भी ऑक्सीजन क्या आएगा, 16:32, 1:2। अब एक कार्बन का और ऑक्सीजन का ये होमवर्क है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से बनने वाले दो कंपाउंड लिखोगे और उनमें एक के मास को फिक्स करोगे और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव करोगे। आप लोगों का काम है, ठीक है, आप लोगों का काम है ये, और आप ये करके मुझे दिखाएंगे। क्लियर, गुड। चलते हैं फोर्थ लॉ की तरफ बेटा, बच्चा लोग। फोर्थ लॉ क्या है? फोर्थ लॉ वापिस जाना पड़ेगा यहां पे, इस स्लाइड पे। गेल-यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गेल-यूसेक्स का ये लॉ है, क्या कहता है ये? इट स्टेट दैट अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर बेटा सेम रखते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर हम सेम रखते हैं, the gases combine, they do so in volumes which bear simple whole number ratio with each other and also with the gaseous products. The law may illustrate by the following examples. एग्जाम्पल दे रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एंड अगर हम इसे दूसरा यहां लिख दें, ए लिखा हुआ है, बी हम लिख देते हैं, ब्लैक में ही कर देता हूं, ब्लैक ही, आइए ब्लैक ही। दूसरा क्या ले सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ले लेंगे हम, यहां बी में ए लिख सकते हो। क्या है? बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है। तो पहला लॉ हमने पढ़ा कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम चेंज ना करें, क्योंकि गैस पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, आप लोगों को अच्छे से पता है, तो जो गैसेस कंबाइन करती हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में करती हैं, वॉल्यूम्स में करती हैं, ठीक है, वॉल्यूम से में करती है विद द गैसियस प्रोडक्ट, यानी सभी होमोजीनियस होने चाहिए, मतलब सभी एक ही स्टेट में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में। तो वॉल्यूम जो होगा सेम रहे, यानी टेम्परेचर प्रेशर ना बदले, तो अगर जो गैसियस वॉल्यूम्स जो होंगी वो कंबाइन करेंगी, वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में करेंगी, सिंपल होल नंबर रेशियो में करेंगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या लिया था इन्होंने, यहां क्या लिया है हमने? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा बेटा? HCl बनाएगा, बैलेंस कर लिया। जैसे मान लो इसका मैं 100 ml ले रहा हूं वॉल्यूम, इसका भी 100 ml मैंने लिया, तो ये कितना बनेगा? 200 ml। अब ये तो 200 ml और 100 लेके मैं जोड़ नहीं रहा हूं बेटा, ये जोड़ नहीं रहा हूं मैं, ये इनके कोफिशिएंट की मैं बात कर रहा हूं। क्या ये कलर दिख रहा है बोर्ड पे? हाँ दिख रहा है। और यहां हमारा कोफिशिएंट क्या है? 2 है, यहां हमारा कोफिशिएंट है 2, ये हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया N2 प्लस हाइड्रोजन वाला, क्या बनाएगा? वैसे इक्विलिब्रियम में होती है रिएक्शन, रिवर्सिबल है यानी, पर अब ये मान रहे हैं फॉरवर्ड में चल रही है, तो ये ले लिया मैंने, तो इससे क्या मतलब हुआ? बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं इसका अगर 50 ml लेता हूं, तो ये 3 टाइम्स है, तो कितना जाएगा भाई? 150 ml लेना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा भाई? 100 ml बनेगा। बात में आ गई नहीं? मतलब ये 1 और 1 को मैंने 50 कह दिया, तो 3 क्या हो जाएगा? 150 ml, और 2 क्या हो जाएगा? 100 ml। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में ही ये काम यहां भी हो रहा है, समझ आ गया? ठीक है, यानी अगर गैस कंबाइन करती हैं वॉल्यूम्स में, तो वहां भी सिंपल रेशियो होगा। यहां आप देख रहे हो सिंपल रेशियो है ना, कैसे है? यहाँ 1:3 तो बन रहा है हमारा रेशियो 2 का, यहाँ 1:1 तो यहाँ आ रहा है रेशियो 2 में। प्रोडक्ट्स में भी हम रेशियो ले रहे हैं इस बार, ठीक है, समझ आ गया बेटा?
अगर इसे मैं 50 कर देता हूं तो ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 ml, यानी सेम रेशियो चलेगा। 25 कर देता हूं तो ये 25 हो जाएगा ml में ही, और ये किस में हो जाएगा हमारा 50 ml हो जाएगा। सेम यहां चेंज कर लो, सेम यहां चेंज कर लो, इसे 100 कर दो तो ये 300 हो जाएगा और ये 200 ml हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये था फोर्थ लॉ, दैट इज गैलियस गैसियस वॉल्यूम्स का। फिफ्थ लॉ क्या है बेटा? अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रो साइंटिस्ट का नाम तो आपने सुना होगा ना, एवोगाड्रो नंबर से याद आ रहा होगा। ये क्या कहता है बेटा? अवोगाड्रो ने बताया इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स। अगर गैस हमारी सेम वॉल्यूम पे है, मान लो 50 ml 50 ml है, 50 ml मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन बेटा। 50 ml मेरे पास क्या है? नाइट्रोजन बेटा। ठीक है, 50 ml हाइड्रोजन है, 50 ml नाइट्रोजन है। तो क्या कह रहा है वो? टेम्परेचर प्रेशर सेम रखें तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे। यानी अगर ये 50 ml है हाइड्रोजन और ये 50 ml है नाइट्रोजन, साइज आपको पता है कम ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने मान लिया इसमें x है, x मोल। x क्या है? मोल्स। ये मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं बेटा? x मोल। तो यहां नाइट्रोजन में कितने होंगे? राइट, x मोल ही होंगे, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर सेम रखेंगे तो जितना वॉल्यूम एक गैस का होगा अगर दूसरी गैस का भी उतना ही है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दोनों गैसेस के बराबर होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दोनों गैसेस के बराबर होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बोथ गैसेस विल बी इक्वल। ओके, ऑल राइट बच्चों, समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? क्लियर है ना? और चलो, क्लियर है? कोई डाउट? एनी डाउट? नहीं? ठीक है, चलिए एक और बार मैं इसे एग्जांपल के तौर पे समझा दूं। मेरे पास N2O2 H2, मेरे पास N2 जो है वो टेम्परेचर प्रेशर सेम है सभी का, ठीक है, इक्वल टेम्परेचर इक्वल प्रेशर पे है। ये मैंने कहा मेरे पास है 125 ml और इसके मेरे पास जो मोल हैं वो x की जगह कुछ और ले लेता हूं, वैल्यू ले लेता हूं, 5 मोल है नाइट्रोजन की, है ना। तो ऑक्सीजन भी मेरे पास 250 ml है, तो ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल होंगे बेटा? 10 मोल्स होंगे। और ये मेरे पास है 500 ml, तो बेटा इसके कितने पार्टिकल होंगे बेटा? इसके कितने पार्टिकल होंगे? 125 में कितना होगा? 4 टाइम्स ना, तो यहां भी 5 में भी हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 20 मोल्स। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? नहीं आया तो एक बार और देख लो बेटा। ये बात समझ में आ गई है ना? क्लियर है? अगर आप लोग कुछ मिस कर जाएं, नोट करना चाह रहे हैं और मैंने जल्दी रफ कर दिया तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूट्यूब पे हैं, आपको बस वापस जाना है और टक 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 कुछ सेकंड्स पीछे चले जाओगे, देख लोगे। सिंपल है। कुछ समझ में नहीं आया एक बार तो दोबारा वापस चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आया तो आप मुझे भी बता सकते हैं। नाइट्रोजन मान लो मेरे पास x मोल है, सॉरी x ml है, और इसके पार्टिकल्स मेरे पास कितने हैं? 50 मोल। ठीक है, तो मैंने ऑक्सीजन कितना हो गया? x/2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है? 2x ले लिया। भाई x में तो इतने ही होंगे, अगर मैं x रखता हूं, मान लो मैंने x ले रखे हैं पहले, ये भी x, ये भी x, तो इसके कितने होंगे? 50 मोल। इसके भी कितने होंगे? 50 मोल। कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर
कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे यदि उनकी वॉल्यूम बराबर है। लेकिन अगर मैंने क्या किया, ये मैंने x/2 कर दिया, ये 2x कर दिया, तो क्या होगा बेटा, ये 50/2 हो जाएगा, ये 2 × 50 हो जाएगा, और ये 50 है ही, तो ये 100 हो गया बेटा, और ये हो जाएगा बेटा 25 मोल। बात समझ में आ गई, मतलब उतना ही चेंजेस आएगा जितना आप वॉल्यूम में चेंजेस करोगे। ये है एवोगैड्रो का लॉ। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, Na से डिनोट करते हैं, कैपिटल Na, और बेस पे छोटा सा a होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 मोल, है ना। 1 मोल के लिए 6.022 × 10⁻23। कहीं कहीं थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है इसमें, बुक के अकॉर्डिंग, अलग अलग बुक अलग अलग बताती है, 2 3 भी लिखते हैं कहीं कहीं। तो इतने पार्टिकल होंगे, जैसे मैंने कहा 1 मोल हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल होंगे बेटा, तो कितने होंगे 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। मैंने कहा कि 0.5 में क्या मोल में हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, तो आप क्या करोगे 0.5 × Na की मल्टीप्लाई, यानी 6.022 × 10⁻23 की मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी हो जाएगा 3.011 × 10⁻23। समझ में आ गया बेटा, बच्चा लोग समझ में आ गया। तो ये थे हमारे पांचों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। ये पांचों लॉ फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ओके, आई होप सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया है। नहीं आया तो आप मुझे एक बार फिर से बताएंगे, वीडियो दोबारा देख सकते हैं। स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो कम कर सकते हैं, कम लग रही हो तो तेज़ कर सकते हैं, इट इज़ अपॉन यू। बस मेहनत आपको करनी है, मेहनत करोगे समझ में आएगा, नहीं करोगे तो मैंने भी बहुत टाइम बिना मेहनत के काम किया, समझ में आया कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी है भाई, है ना, जज मत करो। अब मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।